नमस्कार दोस्तों, मैं माइंस एक्ट 1952 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं टोटल एमसीक्यू के रूप में आप लोग के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन टाइम की कमी की होने की वजह से मैं आप लोग के लिए नहीं ला पाया हूं। लेकिन पहले भी एक माइंस एक्ट से पहले एक पार्ट 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग के लिए दे चुका हूं और ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। चूँकि एनसीएल का एग्ज़ाम जो है सो 19 जनवरी को ही होने वाला है, तो उतने सारे मैं उससे पहले अपलोड करके नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मेरी ये सोच रहती है कि कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो सके, आपकी मदद हो सके। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माइन चालू होने पर मैनेजर ओनर एजेंट किसे नोटिस देगा। इसके पहले जो हम लोग पार्ट 1 वीडियो में सेक्शन 15 तक जो लगभग क्वेश्चन हम लोग टोटल डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी उससे एमसीक्यू बन सकते थे। अब आज का जो है सो सेक्शन 16 से स्टार्ट होता है। तो जो कोई भी माइंस ओपन होगा, चालू होगा, तो जो मैनेजर ओनर एजेंट होगा उनमें से तीनों में से कोई भी एक नोटिस भेजेगा। तो वो किसको नोटिस भेजेगा? तो इसके ऑप्शन नंबर ए है चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोलर ऑफ आईबीएम, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। जब कोई माइंस चालू होगा तो इन चारों को चीफ इंस्पेक्टर, कंट्रोलर ऑफ आईबीएम, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों को नोटिस भेजी जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से कितने दिन पहले ओएएम मीन्स ओनर एजेंट और मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देगा। इन तीनों को जो नोटिस भेजेगा वो कितने दिन पहले इसको नोटिस भेजी जाएगी। इसके ऑप्शन नंबर ए है 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 14 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 21 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 1 मंथ। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 महीने पहले उसे नोटिस भेजी जाएगी। माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने पहले कोई भी खान जो है सो शुरू होने से 1 महीने पहले नोटिस भेजी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या ओनर या एजेंट के पास मैनेजर की योग्यता हो तो वो अपने आप को यानी कि स्वयं को मैनेजर नियुक्त कर सकता है। कोई भी ओनर है और एजेंट है तो क्या वो एलिजिबल है या फिर मैनेजर का उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो अपने आप को स्वयं को मैनेजर वो नियुक्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये सेक्शन 17 से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यस और ऑप्शन नंबर बी है नो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो अपने आप को मैनेजर वो नियुक्त कर सकता है, ओनर या एजेंट, यदि उसके पास मैनेजर की योग्यता हो तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी होता है, धोने की जगह मूत्रालय या शौचालय से कितनी दूरी के अंदर नहीं होना चाहिए। जो पीने का पानी का होगा, हाथ धोने का होगा, और जो मूत्रालय होता है शौचालय से, तो कितने दूरी के अंदर वो नहीं बना हुआ होगा। इसके ऑप्शन नंबर ए है 6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 9 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 30 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मीटर के अंदर में नहीं होना चाहिए। कोई भी जो पीने का पानी होगा, धोने का जगह से मूत्रालय शौचालय से 6 मीटर से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए, या फिर 6 मीटर उससे अधिक दूरी पर वो हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ओपन कास्ट या सरफेस में नियोजित कितने व्यक्तियों पर ठंडे पानी जो कूल्ड वाटर होगा उसकी व्यवस्था की जाएगी। ओपन कास्ट माइंस में या सरफेस के आसपास कितना व्यक्ति का वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा तो उस जगह पे जो है तो ठंडे पानी का वहाँ पे व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन माइंस रूल से दिया हुआ है। माइंस एक्ट में यहाँ पे था कि ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जो डाटा है कितना व्यक्ति को होने पर ये माइंस रूल से दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए 50 और मोर, ऑप्शन नंबर बी 100 और मोर, ऑप्शन नंबर सी है 150 और मोर, ऑप्शन नंबर डी 500 और मोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 और मोर। 100 व्यक्ति यदि नियोजित हो जाता है या फिर उससे अधिक भी नियोजित हो जाता है तो वहाँ पे ठंडी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी ओपन कास्ट में या फिर सरफेस के जगह में, सरफेस में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, माइंस में काम करने वाले कितने व्यक्तियों पर एक मूत्रालय या शौचालय बनाया जाएगा। कोई भी माइंस में, चाहे अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट माइंस हो, तो कितने व्यक्ति वहाँ पे यदि एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, वहाँ पे नियोजन हो जाएगा तो कितने व्यक्ति पर एक मूत्रालय और शौचालय वहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये भी माइंस रूल से क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी है 150 और ऑप्शन नंबर डी है 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 व्यक्ति के होने पर वहाँ पे मूत्रालय और शौचालय बनाया जाएगा। माइंस एक्ट कहता है कि यहाँ पे जो मूत्रालय शौचालय बनाना चाहिए, लेकिन कितने व्यक्तियों के नियोजन होने पर, ये माइंस रूल कहता है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 व्यक्ति के नियोजन होने पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माइंस में नियोजित कितने लोगों से अधिक होने पर, अधिक कितना लोगों से अधिक यहाँ पे बोल रहा है, वहाँ पे जो है सो फर्स्ट एड रूम बनाया जाएगा।
तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 150, ऑप्शन नंबर बी है 500, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे आप ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं 600 या फिर 700, ऑप्शन नंबर डी है 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 150 से अधिक व्यक्ति जब हो जाएगा कहीं भी माइंस में नियोजित तो वहाँ पे फर्स्ट एड रूम बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 150 व्यक्ति से अधिक नियोजन होने पर फर्स्ट एड रूम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, माइंस में किसी भी जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जगह का नाम दे दिया हो, इंजन हाउस हो गया, वर्कशॉप हो गया, या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में एक समय में कितने लोगों के काम करने पर एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाएगा। कहीं भी यहाँ पे बोल रहा है कोई भी जगह में, तो कितने व्यक्ति से नियोजन होने पर वहाँ पे एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाएगा। इसके ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी है 150, ऑप्शन नंबर सी है 500 और ऑप्शन नंबर डी है 1000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 व्यक्ति के नियोजन होने पर वहाँ पे फर्स्ट एड स्टेशन हो जाएगा। एक समय में यदि कोई भी 50 व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है एक टाइम पर, तो फर्स्ट एड स्टेशन वहाँ पे होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पावर ऑफ prohibit employment in certain cases come under which section of Mines Act 1952। जो कुछ मामलों में यदि रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार होता है, खान अधिनियम 1952 के किस धारा के तहत वो अधिकार दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 22, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 22A, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 13 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 22A। यदि प्रतिबंध लगाना होता है किसी एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार पर, तो ये पावर जो होता है सेक्शन 22A देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो मैनेजर, ओनर, एजेंट उस एक्सीडेंट का नोटिस कितने दिनों तक नोटिस बोर्ड पर लगा कर रखेगा। एक्सीडेंट होने पर जो एक्सीडेंट हो जाता है उसका नोटिस बोर्ड पर लगा के रखना होता है, तो वो नोटिस बोर्ड पर अगर कितने दिनों तक लगा हुआ रखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 14 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 21 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 30 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 डेज, 14 दिनों तक नोटिस बोर्ड पर उसका नोटिस लगा हुआ रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जब कभी माइंस में या उसके आसपास एक्सीडेंट, जो भी रिपोर्टेबल एक्सीडेंट है, हो जाए तो माइंस का ओनर, एजेंट या मैनेजर उस एक्सीडेंट का रिकॉर्ड कम से कम कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजेगा। यदि कोई भी रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को उसको भेजना पड़ता है, तो कितने दिनों के अंदर उसका नोटिस उसको भेजना पड़ेगा। टोटल जो रिकॉर्ड रखेगा वो हर कितने दिनों में उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन नंबर ए 1 मंथ, ऑप्शन नंबर बी है 3 मंथ, ऑप्शन नंबर सी है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 1 ईयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मंथ। प्रत्येक 3 महीने में जो भी रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होगा, प्रत्येक 3 महीने में चीफ इंस्पेक्टर को टोटल उसका रिपोर्ट जो है सो रिकॉर्ड चीफ इंस्पेक्टर को भेजना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि माइंस में होने वाले एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अथॉरिटी जो है सो नोटिस मिलने के कितने दिनों के अंदर उसकी जांच करेगा। जो डीजीएमएस है या फिर उसका अथॉरिटी है जांच करने का, जिसको अथॉरिटी मिला है, तो एक्सीडेंट होने से जो मृत्यु हो जाएगा तो कितने दिनों के अंदर उसका जाँच करना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 14 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 1 मंथ, ऑप्शन नंबर सी है 2 मंथ्स और ऑप्शन नंबर डी है 3 मंथ्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 मंथ्स। 2 महीने के अंदर अंदर उसको जांच करना पड़ेगा। जो अथॉरिटी है जब नोटिस मिलेगा उसके 2 महीने के अंदर उसकी जांच की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, माइंस में होने वाले एक्सीडेंट का रिकॉर्ड ऑनर, एजेंट या मैनेजर द्वारा उस वर्ष से संबंधित है। जो भी एक्सीडेंट होता है तो उसी वर्ष से यदि संबंधित है तो उसको अगले वर्ष किस तारीख तक, किस डेट तक चीफ इंस्पेक्टर को वो भेजेगा। जो भी रिकॉर्ड रखेगा वो किस डेट तक चीफ इंस्पेक्टर को भेजना अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 20 जनवरी या फिर उससे पहले, ऑप्शन नंबर बी है 31 जनवरी या फिर उससे पहले, ऑप्शन नंबर सी है 30 मार्च या फिर उससे पहले, और ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी को भेजेगा या फिर 20 जनवरी से पहले चीफ इंस्पेक्टर को जितना भी रिकॉर्ड रखा गया है उसका अगला साल 20 जनवरी या उससे पहले उसको भेजना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, माइंस में एक्सीडेंट की जगह चीफ इंस्पेक्टर या फिर कोई भी इंस्पेक्टर डैश समय तक निरीक्षण ना करे, इंस्पेक्शन ना करे तो उस जगह पर दोबारा काम शुरू किया जा सकता है। यदि एक्सीडेंट होने के बाद जो भी एक्सीडेंट करने का इंस्पेक्टर है जिसको अथॉरिटी मिला है, तो यदि निरीक्षण करने में सक्षम नहीं हो पाता है, किसी वजह से निरीक्षण नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे वो शुरू काम किया जा सकता है वहाँ पे। तो कितने दिनों तक यदि निरीक्षण ना करे तो काम शुरू कर सकते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी है 48 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी है 72 आवर्स और ऑप्शन नंबर डी है 96 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72 आवर्स। 72 घंटे तक यदि निरीक्षण नहीं करता एक्सीडेंट की जगह तो वहाँ पे उस जगह को डिस्टर्ब किए बिना वो उस जगह पे काम शुरू किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब। निम्नलिखित में से किस मामलों में दुर्घटना का जगह पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, इधर उधर नहीं किया जाएगा। कौन से एक्सीडेंट होने पर, कौन से एक्सीडेंट के केस में? तो इसके ऑप्शन नंबर ए फटल एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर बी है सीरियस बॉडली इंजरी, ऑप्शन नंबर सी, इसको SBI भी शॉर्ट में बोला जाता है, सीरियस बॉडली इंजरी। ऑप्शन नंबर सी है फटल एंड सीरियस एक्सीडेंट, दोनों के केस में, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैटल एक्सीडेंट होता है या फिर सीरियस एक्सीडेंट होता है, सीरियस बॉडली इंजरी होती है, तो दोनों के केस में उस जगह पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वो जगह इधर उधर नहीं किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एक्सीडेंट के मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नियुक्त करने की सरकार की शक्ति किस सेक्शन में बताई गई है? जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नियुक्त करने का गवर्नमेंट का जो पावर होता है वो कौन सेक्शन में दिया गया है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 23, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 24, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 28, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 24। सेक्शन 24 में बोला गया है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो नियुक्त करेगा वो पावर दिया गया है गवर्नमेंट को कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वो नियुक्त कर सकता है सेक्शन 24 के अंतर्गत उसका पावर यूज करके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, तो इसके किसके द्वारा किया जाता है? इसके ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी है DGMS और ऑप्शन नंबर सी है कोल इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है? जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मेंबर होते हैं तो जो इंस्पेक्शन करते हैं, जांच करते हैं, इसके बाद उसको रिपोर्ट सबमिट करना रहता है, तो वो किसके सामने वो प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट को? इसके ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, ऑप्शन नंबर बी है DGMS को, ऑप्शन नंबर सी है कोल इंडिया और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, सभी के सामने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। जो भी रिपोर्ट होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो भी उसके मेंबर होंगे वो प्रस्तुत करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का खर्चा कौन निर्वहन करता है? उसके जांच में जो भी खर्चे आते हैं तो उसको कौन उठाता है? इसके ऑप्शन है कोल इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है माइंस ओनर, ऑप्शन नंबर सी है DGMS और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइंस का जो ओनर होगा, माइंस का मालिक होगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का सारा खर्चा वही उठाएगा। ये सारे क्वेश्चन माइंस एक्ट से हैं, लेकिन कुछ रेफरेंस में अलग माइंस रूल या फिर दूसरे और अदर बुक से आपको रेफरेंस मिलेगा, लेकिन जो भी है माइंस एक्ट में भी है, बट कुछ डाटा जो है उससे अलग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, नोटिस ऑफ सर्टन डिजीज, बीमारी की सूचना, कुछ जो नोटिफाइड डिजीज है उसकी सूचना माइंस में नियोजित किसी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी हो जाती है, जो भी नोटिफाइड डिजीज है वो सब हो जाता है, वो बीमारी हो जाती है, तो मैनेजर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर या फिर रीजनल इंस्पेक्टर को कितने दिनों के अंदर देगा? मैनेजर कितने दिनों के अंदर देगा जब उसको पता चल जाएगा? तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 1 डे, ऑप्शन नंबर बी है 2 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 3 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 7 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 डेज। जो भी नोटिफाइड डिजीज है जो माइंस एक्ट में नोटिफाइड किया गया है, तो वो यदि पता चल जाएगा मैनेजर को किसी व्यक्ति को हुआ, तो उसके 3 दिन के अंदर ही
चीफ इंस्पेक्टर या फिर रीजनल इंस्पेक्टर को उसकी सूचना देनी होगी। ये इसका रेफरेंस CMR में आपको मिलेगा, लेकिन माइंस एक्ट में भी दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, वीकली डे ऑफ रेस्ट मीन्स, यानी साप्ताहिक विश्राम का क्या मतलब होता है। ये मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 डे रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है 2 डेज रेस्ट, ऑप्शन नंबर सी 6 डेज रेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 7 डेज रेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 डे रेस्ट मीन्स होता है वीकली डे ऑफ रेस्ट। सप्ताह में 7 दिन जो होता है तो उसमें से एक दिन का रेस्ट करना वो वीकली डे ऑफ रेस्ट कहलाता है, माइंडसेट में है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम करने उसको नहीं दिया जाएगा, टोटल वो 6 दिन काम करेगा 7 दिन में, और एक दिन वो रेस्ट करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कंपेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट किसी भी व्यक्ति को उसके रेस्ट की छुट्टी को मैक्सिमम कितने दिनों के अंदर दिया जाएगा। जो कंपेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट होता है, सप्ताह में जो एक रेस्ट उसको लेना पड़ता है, तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रेस्ट होगा वो उस कितने दिनों के अंदर उसको देना ही होगा। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी 15 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 1 मंथ, और ऑप्शन नंबर डी है 2 मंथ्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 मंथ। वो दो जो अभी किसी महीने में किसी सप्ते में 7 दिन वो ड्यूटी कर लिया है, तो उसको 2 महीने के अंदर जो उस सप्ताह का जो रेस्ट होगा, 2 महीने के अंदर किसी सप्ताह में उस रेस्ट को उसको देना ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार सरफेस में काम करने वाले एक व्यक्ति से एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे काम में लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे, कोई भी व्यक्ति जो है सो कितने घंटे काम कर सकता है। ये नॉर्मल केस की बात कर रहा है, कोई इमरजेंसी या कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए 8 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 9 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 10 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी 12 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 घंटे से ज़्यादा वो एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं करेगा, सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 घंटे एक दिन में काम कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार सरफेस में काम करने वाले व्यक्ति से, जो भी सरफेस पर काम करता है, तो एक सप्ताह में कितने घंटे काम में लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को 7 दिन जो होता है, तो 7 दिनों में वो मैक्सिमम कितना घंटा वो काम कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 48 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी है 60 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 52 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी है 72 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48 आवर्स। मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिनों में वो 48 घंटे तक वो काम कर सकता है। 48 घंटा से एक सप्ताह में ज़्यादा काम में नहीं लगाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इमरजेंसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति से सरफेस में मैक्सिमम कितने घंटे काम में लगाया जा सकता है। यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया गया है, यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गया किसी भी रूप का, इसमें जो इमरजेंसी होता है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो है सो कितने घंटे काम में लगाया जा सकता है, वो भी परमिशन लेकर के। तो इसका ऑप्शन नंबर है 8 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 9 घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 10 घंटा, और ऑप्शन नंबर डी है 12 घंटा, यानी 12 घंटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 घंटा इमरजेंसी के केस में काम कर सकता है, लेकिन 12 घंटा में कम से कम बीच में उसको आधा घंटा का रेस्ट देना होगा। ये आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ, और अंत में आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, ओनर्स, एजेंट्स एंड मैनेजर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेक्शन में दिया गया है। जो OAM होगा, ओनर, एजेंट, मैनेजर की जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से सेक्शन में दिया गया, 18, 19, 20 या 21। तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप लोग को हमारा वीडियोज़ अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक भी वीडियोज़ को शेयर कीजिए।